Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agrawal and I am taking CA Foundation Law and in CA Inter I am taking Law and Audit. So today's video is basically dedicated to one of the most asked questions. तुम्हारे सबसे ज्यादा asked question क्या होता है सब कुछ पढ़ने के बाद कि मैम केस स्टडी लिखे कैसे, मैम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे कैसे, आपने ये तो बता दिया टाइम को मैनेज कैसे करें, आपकी वीडियो हमने देख ली है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, लेकिन मैम जो क्वेश्चन लिखना है वो लिखें कैसे। पॉइंट सबसे बड़ा ये आता है हमारा हाथ चलना शुरू ही नहीं होता, हमें लिखना कैसे है वो हमें समझ आना शुरू ही नहीं होता। तो देखो पहली बात तो ये कि तुम्हें हर रोज लिखना चाहिए लॉ को। सबसे पहले आज भी अगर तुम स्टार्ट करते हो, जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मेक इट अ पॉइंट वेदर इट इज सीए फाउंडेशन और वेदर इट इज सीए इंटर, इन केस यू आर स्टडिंग बोथ विद मी, आई विल मेक यू एन हैबिट कि डेली की डेली आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन, मे इट बी केस स्टडी, मे इट बी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको अपने लिखने की हैबिट अपने साथ रखनी है, आपको अपने लिखने की हैबिट अपने साथ रखनी है। उससे क्या बना रहता है, लेट्स से हम कहते हैं कोई हमारा रेगुलर फीचर है, जब हमें किसी काम में स्टार्टिंग में डर लगता है, हमें क्या कहते हैं कि इस डर के आगे जीत ढूंढो, इस डर के आगे जीत ढूंढो, वो काम डेली करना शुरू कर दो। पहले 10 दिन वो काम हमें बहुत टफ लगेगा, उसको करने का हमारा मन नहीं करेगा, हमें लगेगा यार छोड़ पेपर में जैसा होगा लिख देंगे। लेकिन अगर आप मुझे डेली एक डायरेक्ट क्वेश्चन या डेली एक केस स्टडी लिख के भेज रहे हो ना, तो आई प्रॉमिस यू तुम्हारा ये केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने का डर तुम्हारे अंदर से गायब हो जाएगा। मैम पहले एक बार समझा दो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कैसे लिखते हैं और केस स्टडी भी कैसे लिखते हैं, ठीक है। पेपर में आती कैसे कैसे हैं, ऑलमोस्ट 50-50% रहता है डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी का। तो तुम ये नहीं कह सकते मैम क्या केस स्टडी करके चला जाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न ना करूं, या सिर्फ क्वेश्चन लर्न करके चला जाऊं, केस स्टडी लर्न ना करूं, कुछ केस स्टडी को प्रैक्टिस ना करूं, नहीं, 50-50 रहता है हर क्वेश्चन में। मैम क्या ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट के होंगे, कुछ सिर्फ केस स्टडी के होंगे, नहीं, मिक्स्ड क्वेश्चंस देता है एग्जामिनर, एक ही क्वेश्चन में वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी डालता है और वो साथ साथ केस स्टडी भी डालता है। क्लियर हुई बात। सो अब अगर मैं बात करती हूं सबसे पहले तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन की, ठीक है, मैं तुम्हारी बात करती हूं सबसे पहले, रुको एक मिनट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है, 7 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है ये लिखो 7 मार्क्स का। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास पेपर है, यहां पर और यहां पर एक मार्जिन तुम्हें छोटा सा अपना खींचना है, जिससे कि तुम्हें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दे सके एग्जामिनर, ठीक है। ये छोटा सा अपना मार्जिन खींच देना जिससे कि तुम्हें मार्क्स प्रॉपर्ली दिए जा सके। ऐसा ना हो कि जहां तुमने लिखा है एग्जामिनर वहां मार्क्स दे रहा है और जब वो सम अप कर रहा है तो वो इन 7 को भूल गया सम अप करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लेट्स से इस तरीके से लाइंस होंगी ना, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं आंसर टू बी। कैसे लिखा मैंने, आंसर टू बी, बिल्कुल क्लियर लिखना है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रखना है पेपर को, वैसे ही एग्जामिनर खुश हो जाता है। पेपर में जहां हॉच पॉच हुई, जहां पर क्लमजी इन राइटिंग हुई, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सब कुछ लिखना किससे है, ब्लैक पेन से लिखना है। क्लियर हुई बात। कॉन्ट्रैक्ट में बी discharge in the following ways. 1. Contract may be discharged in the following ways. First, performance of contract. सब हेडिंग हुई हमारी, इसको हमने क्या किया, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हमने 2 लाइंस लिखी, ठीक है। उसके बाद हमारा आया सेकंड, डिस्चार्ज हो सकता है बाय म्यूचुअल
अग्रीमेंट, उसको हमने अंडरलाइन किया, उसके बारे में हमने 2 लाइंस लिखी। इस तरीके से लिखते 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 हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं? हमें 7 पॉइंट्स लिखने हैं टू गेट 7 मार्क्स। This is simply what? This is simply a direct question. ये तो जो हमने लर्न किया हुआ है as it is वो चीज आ जाएगी, जो हमने लर्न किया हुआ है as it is वो चीज आ जाएगी, बस हमें उसे नीटली ब्यूटिफुली एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है। हमारा आंसर ऐसे लिखा होना चाहिए, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो हमारी हेडिंग्स हैं हम उनको अंडरलाइन करके चलेंगे सो दैट एग्जामिनर फटाफट हेडिंग देखे और हमें मार्क्स देता चला जाए। इस तरीके से लिखेंगे और अपने पेपर को अच्छे से हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है हमारा? ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुई बात डायरेक्ट क्वेश्चन की? अब हम आते हैं मैम, चलते हैं किस पे? केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, लेट मी अगेन डू अ बिट ऑफ वर्किंग फॉर यू। मैं तुम्हें बताती हूँ कि केस स्टडी लिखनी कैसे है, और जो भी वीडियो देखे, जब भी देखे, पेपर जब भी आ रहे हो, मेरे साथ डेली शेयर करना शुरू कर दे अपनी केस स्टडी ऑन माय नंबर 8448466058. This is my number in which I am readily available to check your direct questions and your case studies. Simple सी बात है, if you are taking classes from me then तो you know it कि कोई भी केस स्टडी भेजते हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन भेजते हैं, मैम हमारा चेक करती हैं। एंड पेपर्स के टाइम पे अगर कोई ऐसा बच्चा भी जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है मुझे भेजना चाहता है तो वो भी मुझे भेजे। आई एम रेडीली गोइंग टू हेल्प दैट पर्टिकुलर चाइल्ड की केस स्टडी सही लिखी है या सही नहीं लिखी। क्लियर हुई बात? अब फिर से वही बात आती है, हम ऊपर लिखेंगे आंसर टू बी। हम वही लिखेंगे क्या? आंसर टू बी। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक केस स्टडी पिक भी करेंगे हम, जो हमारा सेकंड टेस्ट पेपर मैंने लिया था उससे रिलेटेड केस स्टडी पिक करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या होता है केस स्टडी का फॉर्मेट, ये मैं तुम्हें समझा रही हूं कि केस स्टडी में हमारे पास हमने अपनी पूरी केस स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने अपनी पूरी केस स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से हैं वो 4 पार्ट्स? ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहला पार्ट वो बात बताएगा जो तुमने लॉ में लर्न की है। लॉ क्या कहता है? हम लॉ ही पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तुम एग्जामिनर को क्या बताओगे कि उस केस स्टडी से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट क्या कहता है। अभी अपने केस पे नहीं जाना, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस पे नहीं जाना। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है कि जो एक्ट है वो उस पर्टिकुलर रिलेटेड केस स्टडी के बारे में कौन सा सेक्शन क्या क्या कहता है। सबसे पहले बताना है हमें एज पर प्रोविजंस या रूल्स ऑफ, लेट्स से कोई हम केस स्टडी उठाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, as per the provisions of Indian Contract Act 1872। क्या कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस? मैम कौन से प्रोविजंस? रिलेटेड टू द केस स्टडी जो तुम्हारे सामने आई है, रिलेटेड टू द केस स्टडी जो तुम्हारे सामने आई है। उसके बाद हम लिखते हैं इन द प्रेजेंट केस, कि जो हमारे पास केस आया है, जो हमारे पास केस आया है वो केस क्या क्या चीजों को बताता है। फिर हम लिखते हैं एनालिसिस, कि तुम क्या एनालाइज करते हो इस सिचुएशन में। लॉ क्या कहता है, केस क्या आया और तुम क्या एनालाइज करते हो। और लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। लास्ट में आता है क्या हमारा? कंक्लूजन। कंक्लूजन is only going to be of 2 lines, और वो 2 lines हम कहां से पिक करेंगे? क्वेश्चन से ही पिक करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन पूछता है ना हमारा एग्जामिनर, उसका आंसर हम इस लाइन में लिखते हैं। कंक्लूजन में कोई भी एक्ट क्या कहता है वो नहीं आएगा,
केस में क्या हुआ वो नहीं आएगा। क्या हमने एनालाइज किया एक्ट को और केस को समझते हुए वो नहीं आएगा। एनालिसिस नहीं आएगा, सिर्फ एंड में क्या आएगा, सिर्फ एंड में आएगा कंक्लूजन। सिर्फ एंड में क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। एक क्वेश्चन मैं पिक करती हूं, ये चार चीजें अगर तुम देख पा रहे हो तो ये चार चीजें आएंगी, ये चार चीजें आएंगी as per the provisions of Indian Contract Act in the present case, in the present case, analysis और conclusion। ये चार मेन सब पार्ट, सब हेडिंग्स बनेंगी तुम्हारी किसकी, केस स्टडी की। ये बनेंगी हमारी क्या चीज, केस स्टडी हमारी इसमें आनी चाहिए। केस स्टडी हमारे इस तरीके से डिवाइडेड होनी चाहिए। पहले आएगा क्या, पहले आएगा लॉ क्या कहता है, फिर आएगा केस क्या कहता है, फिर आएगा हम क्या कहते हैं, और फिर आएगा क्या एंड में कंक्लूजन क्या हम निकालते हैं। यहां पर क्या आएगा, लॉ क्या कहता है, केस क्या कहता है, हम इस बारे में क्या सोचते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालते हैं, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालते हैं। तो अब हमने एक केस लिया कि तीन पार्टनर्स थे एक पार्टनरशिप फर्म के, तीन पार्टनर्स थे, मैं तुम्हारे साथ बोल रही हूं एक पार्टनरशिप फर्म के। उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया था कि वो दिया को, हम यहां पर ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ यहां पर लिखती हूं, ठीक है, कि कृष, काम्या और केतन, इन तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि हम 6 लाख रुपीस देंगे किसको, दिया को। हम 6 लाख रुपीस देंगे किसको, दिया को। जो इनमें से K1 था ना, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये केस कौन सा जा रहा है हमारा, जॉइंट प्रोमिसर्स वाला केस जा रहा है ना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से। जब 2 लाख ईच देने थे, जब 2 लाख ईच देने थे और K1 इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस 2 लाख का बर्डन किस पे आ गया, इन दोनों पे आ गया, 1 लाख 1 लाख। लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ और कहता है, क्या कहा कि ये जब इंसॉल्वेंट हुआ ना, तो 2 लाख में से सिर्फ कितना दे पा रहा है, ये 2 लाख में से सिर्फ 1/5 ये पे कर पा रहा है। दैट मीन सिर्फ 40,000 ये पे कर पा रहा है। जो K1 था ना, वो दिया को सिर्फ 40,000 पे कर पा रहा है। 1/60 कौन करेगा, K2 K3, यानी 80,000 K2 देगा, 80,000 कौन देगा, K3 देगा। ये तो हमें लॉ पता है और हम साथ साथ बोल रहे हैं। Examine the provisions of Indian Contract Act, decide the extent। देखो लास्ट पॉइंट क्या पूछा, decide the extent to which कृष यानी K1 can recover the amount from केतन, कितना उससे लिया जा सकता है। कृष को K2 को सारा अमाउंट देने के लिए कहा गया, K2 को सारा अमाउंट देने के लिए कहा गया। ये लायबल कितने के लिए होगा, लेकिन he will be liable for 2 लाख अपना और 80,000 K1 का। सो लास्ट लाइन तो हमारे पास पहले ही आ जाती है, he is liable to pay 2,80,000। ये कैसे आया, क्या हुआ, कुछ भी यहां नहीं लिखना, हमें पहले प्रोविजंस बताने हैं कि जब जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं तो वो, ये आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, इक्वली पे करते हैं। कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिमेनिंग उसका बर्डन सहते हैं। कुछ प्राइवेट असेट्स से निकल पाता है तो वो नहीं देना होता, बाकी रिमेनिंग में बट जाता है। एक को भी कंपेल किया जा सकता है कि वो सारा अमाउंट दे, लेकिन वो बाकियों से रिकवरी
कर सकता है। तो मेनली हमें जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में यहां पर सारा लिख देना है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। केस में हुआ क्या, K1 था, K2 था, K3 था, जो दिया को मिलके देना चाहते थे ये इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी भार इन्होंने सहा, 1/5 यहां से आ पाया। एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी 80,000 जो है वो रिकवर किया जा सकता है। 80,000 जो है वो K2 और K3 से रिकवर किया जा सकता है क्योंकि K1 सिर्फ और सिर्फ 40,000 देने के लायक होगा। जो तुम एनालाइज कर रहे हो ना वो तुम यहां पर लिखोगे, जो तुम उस क्वेश्चंस के सोचकर एनालाइज कर पाए हो वो तुम एनालिसिस में लिखोगे। जो लॉ कहता है, सबसे बड़ा ये वाला पार्ट होना चाहिए, जो लॉ कहता है वो एज पर प्रोविजन में आएगा। इन द प्रेजेंट केस में हमारा केस आएगा सिर्फ, और कुछ मत लिखना, जो क्वेश्चन कहता है बस वही लिखना, और उसके बाद एनालिसिस जो तुम इंटरप्रेट करना चाहते हो वो एनालिसिस में लिखना, और कंक्लूजन 1 या 2 लाइन का लिखना, सिर्फ उससे ज्यादा मत लिखना। क्लियर हुई बात? 100%। 2 चीजें जो ध्यान में रख के चलनी है, एक तो अंडरलाइन और दूसरा पॉइंट। क्या 2 बातें ध्यान में रख के चलनी है? एक तो अंडरलाइन करना और दूसरा पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना है और अपनी सारी केस स्टडी को पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया और मेरे पास भेज दिया ना, तो ये वाला साइन तुम्हारे को फोन से ही आएगा। ठीक है, सारी चीजों को पॉइंट्स में लिखो, अंडरलाइन करो, तसल्ली से एक एक केस स्टडी डेली लिखो। बुक में पीछे n नंबर ऑफ केस स्टडीज हैं, डेली एक कोई भी केस स्टडी निकालो, उसमें प्रोविजन लिखो, केस लिखो, अपना एनालिसिस लिखो और कंक्लूजन लिखो। आई बेट यू विद इन 10 to 15 days यू विल बी परफेक्ट। पहले दिन बहुत दिक्कत होगी, मुझे भेजना, दूसरे दिन कम दिक्कत होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाएगा ये दिक्कत वाला कर्व, एंड यू विल बी रियली श्योर कि हाँ मैम अब मेरे को पेपर में जाके केस स्टडी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फटाफट इंटरप्रेट करूंगा और अपनी केस स्टडी को क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। समझ में आया? कोई भी डाउट है, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे ही दिया है। इस तरीके से क्या करनी है, हमें अपनी केस स्टडी को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें अपने लिखना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हमें क्या लिखना है, इन द प्रेजेंट केस, केस क्या कहता है, एनालिसिस में हम इस बारे में क्या सोचते हैं, और कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन का आएगा। क्या कि क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 लाइंस का क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। क्लियर हुई ये बात? 100% क्लियर हो गई? तो क्या तुम्हें समझ आ गया कि किस तरीके से हमें करना है अपनी डायरेक्ट क्वेश्चन और अपनी केस स्टडी, राइट? सो आई होप यू आर गोइंग टू गिव पेपर्स विद फुल कॉन्फिडेंस। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिखने आते हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ केस स्टडी भी बहुत अच्छे से लिखना आता है। हमारी प्यारी मैम ने हमें सब कुछ सिखाया हुआ है, हमारे साथ टोटल इंटरैक्ट करते वक्त सारी हमारी कमियां हमें बताई हैं और उन्हें सुधारा है। साथ ही साथ पेपर देते ही पेपर के बाद क्या करना है उसकी वीडियो सर ने बनाई है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो तुम पेपर खत्म होने के बाद देख लेना, या फिर अगर कभी फ्री हो और कोई वीडियो चलाने का मन करे तो वीडियो चलाकर देख लेना कि एग्जाम्स के बाद क्या करना है। लेकिन केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही तुम्हें लिखकर आना है। डन हो गई बात? ठीक है, सो आई होप that all of you will write the paper beautifully, nicely and very impressively. अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे, मुझे happy कराओगे, and then I will see you guys in CA Inter. Till then, take care, bye bye.